नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। सोशल मीडिया और डिजिटलाइजेशन के शुरुआती दौर में हमने इतनी उपलब्धियों का जश्न मनाया है, सचमुच कई सारी उपलब्धियां जिनका हमने जश्न मनाया है। ये सब बहुत जादू भरा और सम्मोहक था, लेकिन जल्द ही पता चल गया कि ये एक तिलिस्म भी है जो जानलेवा साबित हो रहा है। जी हाँ, आज के दौर का ये खौफनाक सच है। सोशल मीडिया और डिजिटलाइजेशन ने जिस नई बीमारी को जन्म दिया है उसे चिकित्सा विज्ञान की दुनिया में पॉपकॉर्न ब्रेन सिंड्रोम कहा जा रहा है। ये एकाग्रता की कमी वाला रोग है जिसमें व्यक्ति एकाग्र नहीं हो पाता। जो लोग फोन एडिक्शन से मानसिक बीमार हो जाते हैं उनमें से 30% का ब्रेन तेजी से एक से दूसरी चीज पर चला जाता है। यही पॉपकॉर्न ब्रेन सिंड्रोम है। ये बीमारी पीड़ितों को बाहर की दुनिया से तो काट ही रही है, सामाजिक समस्याएं भी पैदा कर रही है। सबसे बुरा प्रभाव बच्चों पर पड़ रहा है जो एकाग्रता के अभाव में भटक रहे हैं, पढ़ाई और करियर में पिछड़ रहे हैं। कई युवा एक साल में 3 नौकरियां बदल चुके हैं। उनका किसी चीज में मन नहीं लगता, धैर्य जल्दी जवाब दे जाता है, किसी फैसले पर देर तक टिक नहीं पाते। आखिर कैसे बाहर निकलें इस पॉपकॉर्न ब्रेन सिंड्रोम से? आज इसी पर हम बात करने की कोशिश करते हैं। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं, देखिए। और डिजिटलाइजेशन जितना हमारे लिए उपयोगी है उससे कई ज्यादा अब ये घातक बनता जा रहा है। स्मार्टफोन, मोबाइल और उसके भीतर सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग में नए जमाने की नई बीमारी को जन्म दिया है। ये बीमारी है पॉपकॉर्न ब्रेन सिंड्रोम, या यूं कहें हमेशा ध्यान भंग होना, किसी भी निर्णय पर कायम नहीं रह पाना, एकाग्रता का अभाव होना। आज इसी बीमारी के कारण सैकड़ों लोग हर पल बदलते ख्यालों से परेशान हैं। एक निर्णय पर न टिक पाने से वे तनाव में हैं। सामाजिक और पारिवारिक रिश्ते खराब हो रहे हैं। वैवाहिक रिश्तों में मामला तलाक तक पहुंच रहा है। इस बीमारी से ग्रसित बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। मानसिक चिकित्सकों के पास ऐसे 30% लोग पहुंच रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि ये पॉपकॉर्न ब्रेन सिंड्रोम है। ये बीमारी सोशल मीडिया और डिजिटलाइजेशन से बढ़ रही है। डॉक्टरों के अनुसार 2011 में वॉशिंगटन विश्वविद्यालय के रिसर्च डेविड लेवी ने इस समस्या को पॉपकॉर्न ब्रेन नाम दिया। 19 फरवरी को पॉपकॉर्न ब्रेन शब्द सोशल मीडिया पर ट्रेंड करता रहा। जीवन में धैर्य और किसी मुद्दे या फैसले पर ठहराव आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है और मानसिक शांति भी इसी से मिलती है। लेकिन डिजिटलाइजेशन, मोबाइल फोन और सोशल मीडिया हमसे इसे छीन रहा है। बच्चों के लिए ये ज्यादा घातक है। वे पढ़ाई या किसी विषय पर ज्यादा देर तक टिक नहीं पा रहे। एक रिपोर्ट बताती है 2004 में व्यक्ति 2.5 मिनट तक एक चीज पर स्थिर रहता था, अब 30 से 40 सेकंड पर आ गया है। मनोचिकित्सकों का कहना है कि ओपीडी में एक माह में 1000 लोग फोन एडिक्शन से मानसिक बीमार होकर आ रहे हैं। इनमें 30% का ब्रेन तेजी से एक से दूसरी चीज पर चला जाता है। ये पॉपकॉर्न ब्रेन सिंड्रोम है और इससे बचने के लिए लोगों को बाहर की दुनिया में निकलना होगा। पॉपकॉर्न ब्रेन सिंड्रोम सुनने में बड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन ये बीमारी है नए जमाने की नई तकनीक वाली नई बीमारी जो इन दिनों हर दिमाग में बैठ गई है, लगभग आप कह सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इससे बचा कैसे जाए, और जिस तरीके से लोग इसका शिकार हो रहे हैं बड़ी तादाद में, इसलिए आपने सुना होगा कई बार आपको ये कहा जाता है मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा है, आप एक जगह रुककर काम नहीं कर पा रहे हैं, आपका मन नहीं लग रहा है, आपके काम में आपका मन नहीं लग रहा है। तो कई सारी ऐसी परिस्थितियां इन दिनों उत्पन्न हो रही हैं सोशल मीडिया के जरिए, और कई सारे वीडियोस भी आपने देखे होंगे जिसमें सोशल मीडिया की जो लत लग जाती है छोटे छोटे बच्चों को, खासतौर पर उनकी अगर हम बात करें तो वो बच्चे नींद में ही स्क्रॉल करते हुए मोबाइल को इस तरीके से नजर आ रहे होते हैं। वो आपने वीडियो देखा होगा। तो यही कुछ स्थितियां हैं जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे परिचय करा देती हूँ और उनसे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो पॉपकॉर्न ब्रेन सिंड्रोम है, पॉपकॉर्न सिंड्रोम, इसे वो किस तरीके से समझाएंगे। डॉक्टर रुमा भट्टाचार्य मनोचिकित्सक हैं, बहुत बहुत स्वागत मैडम आपका अनादि टीवी पर। सीमा अलावा जी एडिशनल डीसीपी हैं, मैडम बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। शशिकांत त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ जुड़े, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले रुमा जी, क्योंकि ये एक मानसिक बीमारी है और ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें शायद कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम आना, एक जगह मन नहीं लगना,
और ये अगर सोशल मीडिया मोबाइल का उपयोग करने से आ रही है तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मोबाइल के बगैर तो हमारा कोई भी काम ही नहीं हो रहा आज के दिन में। बिल्कुल। देखिए, आज डिजिटल जमाना है और प्रमोट भी किया जा रहा है, तो जहां इसके बहुत अनगिनत फायदे हैं, तो वैसे ही हर मुद्दे के दो दो पहलू होते हैं। तो यूज और मिसयूज, तो जब लोगों में खुद में सेल्फ कंट्रोल नहीं है और किसी भी चीज का वो अत्यधिक उपयोग करते हैं, अनावश्यक उपयोग करते हैं, और वो अपने रूटीन जो दिनचर्या है उससे डाइवर्ट होने लगते हैं, उनकी पर्सनल लाइफ, उनकी सोशल फंक्शनिंग, उनकी एकेडमिक या प्रोफेशनल फंक्शनिंग, ये सब जब डिस्टर्ब होने लगता है तो वो मानसिक रूप से घातक होता है, लोगों के कंसंट्रेशन को इफेक्ट करता है, फोकस करने की एबिलिटी को इफेक्ट करता है, मेमोरी को डिस्टर्ब करता है, वो लोग प्रेजेंट में नहीं रह पाते हैं, वो रियल टाइम लोगों से नहीं कन्वर्स कर पाते हैं, वो एक वर्चुअल वर्ल्ड में जीने लगते हैं, और उसके दुष्परिणाम बहुत ज्यादा है। और हम लोग कहते हैं कि जो यंग हैं, जो युवा हैं और जो बच्चे हैं वो इससे ज्यादा ग्रसित हो रहे हैं, लेकिन इसके पीछे जो है परिवार के लोग, जो बड़े हैं, जो अभिभावक हैं, उनकी जो लाइफस्टाइल है, उनकी ये देन है कि वो आज छोटे छोटे बच्चे को, 2 साल के बच्चे को, मेरे क्लिनिक में वेटिंग में बैठे होंगे तो अपने 2-2.5 साल के बच्चे को वो मोबाइल पकड़ा देते हैं, और फिर वो बड़ा प्राउड फील करते हैं कि हमारा बच्चा तो कार्टून खोल लेता है, हमारा बच्चा तो यूट्यूब निकाल लेता है। बट हम लोग लगातार ये कह रहे हैं, आप लोगों के माध्यम से आज आपने ये पॉपकॉर्न ब्रेन सिंड्रोम का टॉपिक उठाया है, तो मैं 1 मिनट का समय लेके ये कहना चाहती हूँ कि एक तो 6 साल के उम्र के कम बच्चों को स्क्रीन एक्सपोजर होना ही नहीं चाहिए, चाहे वो टेलीविजन स्क्रीन हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे मोबाइल हो। लेकिन ये हम लोग लगातार, मनोचिकित्सक वर्ल्ड ओवर कह रहे हैं कि स्क्रीन एक्सपोजर जो है, जो ब्रेन की नॉर्मल न्यूरो डेवलपमेंट होती है उसको डिस्टर्ब करती है, बच्चों में एकाग्रता की कमी आती है, बच्चों में गुस्सा, चिड़चिड़ापन आता है, उनमें धैर्य की कमी आती है, उनमें खान पान की परेशानी होने लगती है, या तो वो बहुत अधिक खाने लगते हैं या बिल्कुल नहीं खाते, स्लीप डिस्टर्बेंस होता है। तो डेवलपमेंटल ईयर्स में अगर ब्रेन की डेवलपमेंट पे नेगेटिव असर होगा तो आगे चल के तो वो मूड डिसऑर्डर पैदा करेगी, सब्सटेंस अब्यूज पैदा करेगी, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं और वो बहुत नेगेटिव हो जाएंगी, क्योंकि उसी बच्चे को जब हम बढ़ता हुआ देखते हैं और उनमें वही सारी बातें जो हम देख रहे हैं, जैसे आपने कहा कि बच्चा माँ से ही बात अच्छे से ना करे तो फिर वो परिस्थितियाँ क्या बनेगी। हमारे साथ दूसरे मेहमान जुड़े हुए हैं। सीमा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। सुन पा रही हैं मैम आप मुझे? जी बिल्कुल सुन रही हूँ। सीमा मैम, अभी रुमा जी ने बताया कि 6 साल से कम उम्र के बच्चे अगर इस तरीके से मोबाइल या फिर स्क्रीन का किसी भी तरह से उसके टच में आते हैं तो उनकी जो डेवलपमेंट है मस्तिष्क का, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। ऐसे में हम देख रहे हैं स्कूल से मिलने वाला वर्क हो, चाहे हम किसी भी चीज़ को देखें, अलग अलग जो आपको क्लेम करते हैं कि ट्यूशन्स दे रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस जिनमें कई सारे वेबसाइट्स हैं, वो आपको उनके पास अलग से टीचर्स होते हैं जो आपको अलग अलग माध्यमों से, जिसमें एआई का भी यूज़ होने लगा है, तो छोटे बच्चों को किसी न किसी तरह से कनेक्ट कर रही है हमारी जो कह सकते हैं शिक्षा है। आप इसे कैसे समझाएंगे? अगर मैं मोटे तौर पे देखूं, वैसे तो जी ने बिल्कुल सही चीज बोली है, लेकिन अब मैं, क्योंकि मैं पुलिस में जॉब करती हूँ, मैं इस टाइप का क्राइम देखती हूँ, तो मैं उस हिसाब से थोड़ा सा बताना चाहूंगी। बिल्कुल बताइए। ये ना सोशल मीडिया पे एक्चुअली जैसे आपका फेसबुक है, स्नैपचैट है, आजकल आपका हर बच्चा, चाहे 8th में हो चाहे 9th में हो, जिसकी भी एज 18 साल से कम है, अपने आप की एज बढ़ा के सबके फेसबुक प्रोफाइल बने हुए हैं। तो माँ बाप को उसमें कोई आपत्ति नहीं कि हमारा बच्चा नाबालिग है लेकिन वो ये काम कर रहा है, एक बात। नंबर दूसरी चीज कि बच्चा गेमिंग खेल रहा है ना, वो 24 घंटे अपने गेम में लगा हुआ है। मतलब मेरे पास जो साइबर की जो कंप्लेंट्स आती हैं हम लोगों के पास, एक जब मैं खरना में पोस्टिंग पे एक ऐसा हुआ था कि उसके फादर के 4-4.5 लाख रुपए उसके अकाउंट से निकल गए। ठीक है, जब थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन हुआ, उनने बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया कि उनके घर में उनका बच्चा है ना 4.5 लाख रुपए के गेम। एक सुसाइड केस भी था। हाँ, एक ऐसा सुसाइड केस भी हो रहे हैं। ठीक है, फिर वो पिक्चर किसी की क्लिप करके ना किसी के साथ लगा के ना बच्चे को ब्लैकमेलिंग करने का काम भी चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले इंदौर में एक केस हुआ था जिसमें ना उस लड़के ने तो सुसाइड नहीं की, लेकिन उस लड़के ने जरूर सुसाइड कर ली, क्योंकि किसी लड़की का फोटो उसके साथ लगा के उसके दोस्त लोग उसे ब्लैकमेल कर रहे थे।
तो ऐसी घटनाएं भी हो रही है। ये जितनी भी घटनाएं हो रही है ना अभी, मतलब जो फैमिली डिस्प्यूट्स आ रहे हैं आपके, है ना, जो हमारे फैमिली काउंसलिंग में जो आ रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया, आपके व्हाट्सएप कॉलिंग, आपके व्हाट्सएप चैटिंग, फैमिली लाइफ भी खराब हो रही है लोगों की। मतलब ये सिर्फ बच्चों तक ही सीमित नहीं है, बड़े भी इसका शिकार हो चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दोनों तरफ से हम लोग इसको देखते हैं। अब क्या है ना, पहले लोग थोड़ा सा कंसंट्रेशन पे, मोबाइल तो था नहीं, ठीक है। आजकल आपने खुद ने देखा होगा कि बच्चों को खाना खिलाने के लिए उनकी माँ मोबाइल यूज कर रही है, ठीक है। बच्चे 24 घंटे रील्स बनाने में बिजी हैं। आज आप कहीं भी किसी पिकनिक स्पॉट पे चले जाओ, किसी शादी में चले जाओ, किसी शादी में आप एंट्री कर रहे हो तो आपको पूरे के पूरा ग्रुप वहाँ है ना, कहीं सेल्फी लेते हुए, मतलब सोशल मीडिया और अपने आप को दिखाने का इतना प्रचलन बढ़ गया है ना कि हम वास्तविक जीवन अपना एंजॉय नहीं कर पा रहे। हम बच्चे को चलते हुए एंजॉय नहीं करेंगे, उसको वीडियो बनाने में बिजी है वहाँ। तो ये जब हमारे जो कल्चर में जो परिवर्तन आया है ना, ये आगे हमारे लिए बहुत घातक होगा। जैसे हमारे आउटडोर गेम बंद हो गए हैं, हमारे बच्चे ना बाहर खेलते हैं, ना हमारे बच्चों को बाहर भेजना हम लोग पसंद करते हैं। आज आपने सुना नहीं हुआ कि ना किसी क्लिनिक पे किसी का हाथ पैर टूट के कोई बच्चा आया हो कि भैया खेल रहा था तो गिर गया, है ना। जबकि ऐसे पेशेंट जरूर बढ़ गए होंगे जो मोबाइल से किसी मानसिक तनाव में आ गए हैं, वो इस टाइप की चीजें। तो क्राइम भी हमारा इसी पैटर्न में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। जी तो बिल्कुल, आपने सही कहा। गहन चिंतन की आवश्यकता है। जी सीमा जी, मेरा शुरुआती सवाल था वो इसलिए भी था क्योंकि अगर इस तरह की कंडीशंस हैं और मनोचिकित्सक ये मान रहे हैं कि छोटी उम्र में बच्चों को ऐसी क्लासेस से दूर रखना चाहिए, स्मार्ट बोर्ड का, लैपटॉप की जगह टैबलेट स्कूल्स में यूज़ हो रहे हैं, बैग्स की जगह टैबलेट स्कूल में यूज़ हो रहे हैं, इस पर कोई नियम नहीं है कि जब जो एक्सपर्ट्स हैं वो बता रहे हैं कि स्क्रीन का उनसे बच्चों को दूर रखना है स्क्रीन से, उसके बावजूद भी स्कूलों में इस तरह के उपयोग हो रहे हैं, उनके ग्रुप्स में उनके पास होमवर्क आ रहे हैं, इस पर कोई नियम नहीं होना चाहिए? ये सवाल मेरा। जैसे बिल्कुल होना चाहिए। मैं आपको बताऊं, जैसे ये जब कोविड आया था, लॉकडाउन हुआ था, तो बच्चे पढ़ाई से वंचित नहीं हो, इसका एक सोल्यूशन निकला था ये। लेकिन अब वो सोल्यूशन ऐसा निकल गया है कि वो हर लोगों ने इसको कंपलसरी कर दिया है। इवन मैं गवर्नमेंट स्कूल में है ना, मैं बोलती हूँ, जैसे मेरे बच्चे खुद केवी में पढ़ते हैं, है? जी जी। तो जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ ये मैंडेटरी नहीं है क्योंकि वहाँ उनमें सब टाइप के बच्चे होते हैं। लेकिन प्राइवेट स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस का, आपके ना व्हाट्सएप ग्रुप्स का और आपके वीडियो लेक्चर का, बच्चे आजकल जितनी क्लासेस हैं, टीचर्स को क्लास में पढ़ाना नहीं होता है, यूट्यूब पे लिंक भेज देते हैं कि भैया इसको देख लो और इससे देख के आगे बढ़ जाओ। तो शॉर्टकट सभी लोगों ने सीख लिए, टीचर्स ने भी सीख लिए, स्कूल ने भी सीख लिए, बच्चों ने भी सीख लिए। तो इसलिए वो लेंदी प्रोसेस में जाना नहीं चाहते। तो इसको लेकर तो मेरे को लगता है विचार मंथन होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर 8th या 9th क्लास से पहले वाले बच्चों को बिल्कुल मोबाइल या ऑन स्क्रीन सब स्ट्रिक्ट कर देना चाहिए, तभी इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकलेगा। बिल्कुल। शशिकांत जी हमारे साथ जुड़े हैं। शशिकांत सर, आवाज मिल रही है आपको? हाँ मिल रही है, बताइए सर। डिजिटलाइजेशन, सोशल मीडिया और कई सारी ऐसी चीज़ें जो हमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से जोड़ती हैं, लेकिन ये समाज के लिए भी खतरा बनती हुई चली जा रही हैं और आपके खुद के मस्तिष्क के लिए भी। लेकिन इस पर कोई कानून या बड़ा कोई ऐसा लॉ नहीं है जिसको हम कहें कि आप इस चीज़ को बंद कर दीजिए, बल्कि ऐसी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो इजीली आपके मोबाइल पर ओपन हो जाती हैं, ऐसे ऐसे गेम्स हैं जो बैन है लेकिन उसके बावजूद भी आप गूगल क्रोम करके आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। क्या कहेंगे इस पर आप? ये आपका सब्जेक्ट शायद पॉपकॉर्न ब्रेन सिंड्रोम पर है। पॉपकॉर्न ब्रेन सिंड्रोम अलग है, सोशल मीडिया, वीडियो, डिजिटल वर्ल्ड का यूज अलग, दोनों चीजें बिल्कुल अलग है। पॉपकॉर्न ब्रेन सिंड्रोम हो सकता है मुझे और आपको भी हो, डॉक्टर जो आपका इलाज कर रहा है उसको भी हो सकता है। उसमें होता ये है कि जो व्यक्ति है वो एक, जैसे पॉपकॉर्न उछलता है तो वो एक सब्जेक्ट पे टिकता नहीं है, वो तुरंत दूसरा कुछ करने लगता है, फिर दूसरा करते करते तीसरा काम करने लगता है, तीसरा करते करते चौथा करने लगता है, चौथा में पांचवा, मतलब कुछ सेटिस्फाई नहीं होता। तो पॉपकॉर्न ब्रेन सिंड्रोम ऐसा है, जैसे पॉपकॉर्न मतलब जंप करते रहना, ये कंक्लूजन, वो कंक्लूजन पे आ ही नहीं पाता है कभी। जी जी। जैसे आप अभी प्रश्न पूछ रहे हैं ना, मतलब बुरा नहीं मानिएगा, ऑफेंस फील मत करिएगा, तो आपका प्रश्न एक से दूसरा, दूसरे फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, तो आपका जो सब्जेक्ट है उस पर फोकस नहीं हो रहा। दैट इज ऑल्सो ए पॉपकॉर्न ब्रेन सिंड्रोम। इसका डिजिटल वर्ल्ड से कोई लेना देना नहीं, पर डिजिटल वर्ल्ड में घुसने से पॉपकॉर्न ब्रेन सिंड्रोम बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, ये बात है। ये 2011 में डॉक्टर लेवी थे, उन्होंने डिस्कवर किया कि ये लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं। मैं भी बहुत करता हूँ, मतलब मैं तो एडिक्ट नहीं कर रहे थे, मगर मेरे फोकस में कमी इसलिए नहीं है कि मैं शनिवार और इतवार के 2 दिन फोटोग्राफी करता हूँ और बहुत घूमता फिरता हूँ, किसी से बात नहीं करता, मोबाइल किसी का अटेंड नहीं करता। तो आप पॉपकॉर्न ब्रेन सिंड्रोम को तोड़ सकते हैं अगर, ये तो हो गई एक बात। दूसरा बात है कि सोशल मीडिया या डिजिटल वर्ल्ड के
यूज के खिलाफ कोई कानून आएगा तो ऐसा पॉसिबल अब है नहीं, बहुत आगे बढ़ चुके हैं। फोन आया था तो उससे भी परेशानी थी। और ये जरूर है कि धीरे धीरे संवेदनाएं खत्म हो रही है, लेकिन संवेदना हो सकता है कोविड आने से खत्म हो गई, क्योंकि लोगों ने बहुत क्लोज से मौत देख लिया, लाखों लोगों को मरते देख लिया है, सारा पैसा लुटते बर्बाद होते देख लिया है, तो आदमी जो है पत्थर हो जाता है, ये क्या मतलब क्यों कर रहे हैं। तो इसका जरूरी नहीं है कि वो डिजिटल वर्ल्ड से ही हो रहा हो, कोई यूज कर रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है। तो इसके लिए कोई लॉ कैसे कवर करेगा, वो तो बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, हो नहीं सकता है। किसी को आप कैसे रोकेंगे कि आप ये मत देखिए वो मत देखिए। फिर एक यूज होता है क्योंकि रोमा जी ने यही कारण बताया था कि इसके होने के पीछे सोशल मीडिया या फिर मोबाइल और स्क्रीन के टच में आना एक बड़ा कारण है, इसलिए ये सवाल। ADHD एक बीमारी और होती है, ADHD ऐसे ही होता है, वही सब करता है, बहुत बच्चों में होता है। जो मतलब ऐसा नहीं कि वो पहले लोग फोकस नहीं रहते थे, कई लोग फोकस वैसे भी नहीं होते हैं, ब्रेन के ऊपर रहता है, मगर इस यूज से, एक्सेसिव यूज से वो फिर वैसा उसके चांस बढ़ जाते हैं, वो ऐसा हो जाता है। मतलब मैं अपने बारे में, खुद के बारे में सोचता हूँ कि हो सकता है मुझे तो नहीं हो गया है, मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूँ, लेकिन मैं यूज इसलिए करता हूँ मुझे कुछ काम करना है, उसका कुछ आउटपुट लेना है, तो आंखों पे जरूर, अब तो आंखों पे भी असर डालता है, बहुत सारी जगह पे असर डालता है, आपकी बॉडी पे शुगर बढ़ने लगी लोगों की, क्यों? क्योंकि वो सेडेंटरी लाइफ जी रहे हैं, तो असर पड़ता है, ऐसा नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। मगर कोई लॉ नहीं आ सकता, कोई ऐसा कंट्रोल नहीं हो सकता। आप उसको डिस्ट्रैक्ट करिए, योग करिए, कुछ खेल में लगाइए, दूसरा काम करिए, जैसे मैं फोटोग्राफी करता हूँ, संगीत करता हूँ, कुछ भी कर सकते हैं आप, दूसरी एक्टिविटी करेंगे। मजबूरी पे मैंने आपको बताया ना सर, पॉपकॉर्न ब्रेन सिंड्रोम, सोशल मीडिया वाया आपकी स्टडीज, वाया आपके स्कूल, आपके बच्चों के पास, आपके घर के पास, आपके घर में पहुंच रहा है। बच्चों के लिए कंपलसरी अब ग्रुप्स में या वर्क आ रहा है, आप क्या कहेंगे? हम पूछते हैं कि क्या कर रहे हो, स्कूल का वर्क कर रहे हैं, क्योंकि आपके सोशल या आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स पे ये सारे वर्क भेजे जा रहे हैं, तो इसके लिए फिर क्या करेंगे? उसके लिए करिए कि स्कूल के कोर्स ऐसे डिजाइन करिए जो उसका यूज कम करें, बच्चों को नेचर से ज्यादा जोड़िए। कोर्स डिजाइन करने वालों की गलती है कि उन्होंने कोर्स ऐसे डिजाइन किया है कि उसको वहां जाना जरूरी है। हमारे पढ़ाने वाले टीचर ऐसे हैं कि उसको वही बोलते हैं कि जाकर के एक प्रोजेक्ट बना लाइए और वो गूगल से डाउनलोड कर लीजिए। तो जब वो गूगल पे जाएगा तो और दूसरे चेम्बर्स में घुसता जाएगा, इधर उधर जाता जाएगा, तो जाहिर है उसका दिमाग भटकेगा। तो वो हमारे कोर्स डिजाइन करने वालों की प्रॉब्लम है। वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो बनाते हैं उनको सोचना चाहिए कि हम इसमें ऐसा काम, जैसे पहले होशंगाबाद जिले में विज्ञान चलती थी, वो विज्ञान पूरी प्रैक्टिकल चलती, वो बंद कर दी गई। वो ये कि यहाँ घूमना है, वहाँ घूमना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, कीड़े पकड़ना तितली देखना है, गूगल का उसमें कोई रोल नहीं था। तो बच्चे वो भी पढ़ के डॉक्टर बने हैं, ऐसा नहीं वो पढ़ के और नहीं ऐसा बने। भी कोई कोर्स में परिवर्तन नहीं हुआ है, हम वही चीज फोटोसिंथेसिस वही पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें वही पढ़ते हैं आज भी बच्चे। बिल्कुल कर सकते हैं, कोर्स के डिजाइन में चेंज करना पड़ेगा, उसके लिए तो बिल्कुल सहज है। ठीक है, रूमा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रूमा जी कोर्स की चलिए, रूमा जी हमारे साथ नहीं है, सीमा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सीमा जी, आपने बताया कि कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनको रोका जा सकता है, क्योंकि क्राइम जिस तरह से बढ़ रहा है, अलर्टनेस की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, पेरेंट्स को भी अलर्ट रहने की जरूरत है, जो कि बच्चे जो हैं इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि अगर उन्हें एंटरटेनमेंट की दुनिया को या फिर किसी तरीके से किसी ऐप को, या ठीक है उनके काम से जुड़ा हुआ कोई ऐसा ऐप है जिसमें एज मांगी जा रही है, तो फिर वो उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, भ्रामक जानकारियां भरने की उनको जरूरत पड़ जाती है। ऐसे में इनको तो ठीक करना जरूरी ही है, और उसका भी आपने जैसे बताया कि ये कहीं ना कहीं तो जा तो सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के जरिए ही है, और फिर ये पॉपकॉर्न सिंड्रोम की बीमारी आपको दे जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। जैसे मैं बताऊँ ना, जो आप इंटरटेनमेंट की बात कर रहे हैं ना, आजकल के जीवन में सिर्फ बच्चे, अभी हम आपको बताऊँ कि परसों के दिन की बात है, हमारे यहाँ पर एक केस हुआ, एक पब में हमारे यहाँ रेड की गई 3 बजे, 3:30 बजे। तो अब उस पब में से 525 बच्चे निकले अंदर से बाहर। मैं ये हैरान थी कि इनके जो पेरेंट्स थे, इनको पता ही नहीं है कि आपका 3-3:30 बजे आपका बच्चा आखिर है कहाँ और वहाँ क्या कर रहा है या कौन सी पढ़ाई कर रहा है। चलो 2, 4, 10 तो हो सकते थे, लेकिन 520 बहुत बड़ा फिगर होता है। एक बात। नंबर दूसरी चीज कि आप जैसे मैं बोलूँ, हर चीज पहले क्या होता था हमारे जमाने में, जब हमने पढ़ा, तो आज भी बच्चे पढ़ने वाले पढ़ते हैं, बुक से पढ़ते हैं। लेकिन आजकल क्या है ना, सबने है ना यूट्यूब पे, सबने जरा सा कुछ है इजी सॉल्यूशन आपको है ना गूगल पे मिल जाएगा। तो ये सब चीजें जब तक ना टीचर्स लेवल पर कंट्रोल नहीं होगी, और ऐसे करते करते ना बच्चे क्रिमिनल लाइन पे भी जा रहे हैं। जैसे आप लोगों ने है ना देखा होगा कि सुसाइड करने के अटेम्प्ट ढूंढते हैं तो बच्चे गूगल पर ढूंढ लेते हैं, किसी को मर्डर करना है तो आपको लगता है इसको लेकर जागरूकता अभियान की भी आवश्यकता है, जिसमें पेरेंट्स को भी इंक्लूड करना जरूरी है, उनका भी होना आवश्यक है? एक्चुअली अवेयरनेस तो क्या होता है कि पुलिस का एक
डिटेक्शन ज्यादा बड़ा काम है, प्रिवेंटिव में आ जाता है हमारा थोड़ा सा अवेयरनेस। इसके लिए हम लोग कोशिश तो करते हैं, लेकिन जनरली सरकारी स्कूलों में होते हैं, ऐसी बस्तियों में जाते हैं जहाँ लोग इनको बहुत इजी से एक्सेस कर पाते स्पेशली हैं। एनजीओज को इस बारे में टास्क देना चाहिए, स्कूल्स में जाएं, वो जाकर इस बारे में समझाएं, स्पेशली उस दिन पेरेंट्स को बुलाया जाए ताकि उन्हें भी समझ में ये आए कि सब वो क्या कोशिश हो रहे हैं। पैरेलल चल रही है, लेकिन जी। जब तक पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, जब तक क्या होता है, जब तक कोई घटना नहीं होती ना बड़ी अपने साथ में, तब तक हम मानते ही नहीं कि हमारे बच्चे के साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चे जाते हैं और पता चला डूब जाते पिकनिक मनाने एक दूसरे को। ठीक है हाँ, मैम। और इंदौर में तो ये ऐसे केसेस होते रहते हैं। जी तो जी, ये बहुत parents सारी की ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं आपने भी बताया कि लोग जब बच्चे ऐसे भी कई ऐसे केसेस है जिसमें आत्महत्या करने के तरीकों को गूगल पे सर्च किया गया। हमारे साथ रुमा जी भी जुड़ी हुई हैं। रुमा जी, हम शॉर्ट में आंसर लेंगे आपसे। सवाल ये है कि जिस तरीके से क्राइम भी बढ़ रहा है और सोशल मीडिया से हम दूर नहीं रह पा रहे, अब ये यूज टू ही हो गया है ज़िंदगी में, तो इसको कट ऑफ कैसे किया जाए लाइफ से? इसको आपको लगता है कि घर के तमाम लोगों को इस विषय को बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है, वरना आने वाले समय में आंख बचेगी या मस्तिष्क में इस तरह की बीमारियां और भी आ गई तो क्या होगा? जी, मुझे 1 मिनट का समय जी, देंगे आप आने के? हाँ, देखिए, सेल्फ कंट्रोल, खुद पे नियंत्रण से बड़ी कोई चीज नहीं होती है, बहुत चाहे अच्छी बात। कितना कानून बना ले, कितना इम्प्लीमेंटेशन के लिए जोर ले लें। सेल्फ कंट्रोल कहाँ से शुरू होगा? पेरेंटिंग से। तो जब पेरेंट्स इस बात को समझेंगे, करेंगे, तभी हो पाएगा। धन्यवाद। बिल्कुल, इस तरह की और भी बीमारियां हैं और अलग अलग नाम हैं इनके, लेकिन अब ये नए तरीके की नई बीमारियां हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। इस बीमारी के होने के बाद कई सारे साइड इफेक्ट आपको खुद भी महसूस होते हैं। आपका मन नहीं लगता काम में, आप अलग अलग तरह के ख्याल आपको आने लगते हैं। लोग जॉब स्विच कर रहे हैं बहुत कम कम टाइम में, उनका मन नहीं लगता काम में। ये पॉपकॉर्न ब्रेन सिंड्रोम इस तरीके की बीमारी है कि आपका ब्रेन जंप करता रहता है। अच्छा, ये काम नहीं पसंद आया, दूसरी जगह ओके वो भी पसंद नहीं आया, फिर जंप कर। तो इस तरह की बीमारी है जो आपको कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के जरिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का ज़्यादा उपयोग करना, आप देखेंगे अपने आप को, आप कभी टेस्ट करेंगे, आप किसी चीज़ को देख रहे हैं, आप अगर रील्स वॉच कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया चला रहे हैं, बहुत देर तक आप चलाते रहेंगे, आपको टाइम का पता नहीं लगेगा। यही एक वजह है कि हम उसमें इतने मगन हो जाते हैं कि हम बाकी चीज़ों में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे। इसलिए ज़रूरी है कि इन चीज़ों के लिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए। आपकी खुद की शक्ति इतनी मजबूत होनी चाहिए कि आप अपने आप पर सेल्फ कंट्रोल रख सके और इन चीज़ों से ना केवल खुद बचिए बल्कि बच्चों को भी दूर कीजिए। खासतौर पर 6 साल के बच्चे अगर हैं, उन्हें किसी तरह से वो अगर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के टच में आ रहे हैं तो उन्हें दूर रखना बहुत ज़रूरी है। स्क्रीन उनकी 6 साल से कम उम्र में उनके सामने ना आए, बहुत ही कम आए, इस बात का ध्यान रखें। स्कूल से अगर व्हाट्सएप ग्रुप पे मोबाइल पर वर्क भेजे जा रहे हैं तो वहाँ पर भी जाकर बात कीजिए, क्योंकि ये बच्चे के मस्तिष्क को डेवलप नहीं होने देगा, उसको सही तरीके से बढ़ने नहीं देगा और ये आने वाले समय में आपके बच्चे के लिए भी खतरा है। रखिए अपना ख्याल, दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।